जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज से मैं आप लोगों को इस तरह से इस बोर्ड के ऊपर जैसे मैं नॉर्मली क्लास में पढ़ाता था वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं पुराने बोर्ड का भी इस्तेमाल करूँगा। अब बात करते हैं अब तक हम लोगों ने क्या देखा है। तो अब तक हम लोगों ने 3.2 तक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, जिसके अंदर में बेसिकली हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे पता करते हैं इसके बारे में सीखा। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि ग्राफिकल इक्वेशन को पता करना एक बहुत ही टेडियस जॉब है, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग है। बार बार ग्राफ निकालो, ये करो वो करो, इट टेक्स टाइम। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर में देयर आर टोटल 3 मेथड्स बाय विच यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये 3 मेथड जो है वो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइडेड है, लेकिन वो ज़्यादा अंदर की बात है। मैं आप लोगों को आपके बुक के हिसाब से बताता हूँ कि 3 मेथड्स कौन सी हैं। सबसे पहली मेथड जो आती है वो आती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आती है, उसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरी मेथड जो आती है वो आती है ग्राफिकल मेथड। सॉरी, ग्राफिकल तो देख चुके हैं, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो टोटल 3 मेथड्स कौन सी हुई? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड ये 4th मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम अलजेब्रिक इसके अंदर में अलजेब्रिक वे में हम 3 मेथड की बात कर रहे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे एक एक मेथड को, और हर मेथड के ऊपर बेस्ड आप लोगों को एक एक्सरसाइज रहेगी, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम में ही सारी चीजें हैं कि सब्स्टिट्यूट हम लोगों को करना है। सब्स्टिट्यूट करना है किसको? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर में। तो यहाँ पर हम लोगों को किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दूसरे इक्वेशन में। आपको सुनने में अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है जिसमें से आपको वैल्यू निकालना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट चूज करते वक्त थोड़ा सा प्रिकॉशन ये रखना है कि ऐसे इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जहां पर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है ये 1 हो, अगर पॉसिबल है तो। जैसे यहाँ पर आप ये 2 इक्वेशंस देख रहे हो, इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 1 कोएफिशिएंट वाला कोई ना कोई वेरिएबल दिखेगा, बट जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उसको यूज़ कर लो, या ऐसा देखो जहाँ पे कोएफिशिएंट छोटे से छोटा हो। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ y, यानी आपको 2y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आएगा 3 माइनस 2y, और आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका x का वैल्यू आया है किसी और वेरिएबल के फॉर्म में, यानी y के फॉर्म में। अभी आपने किस में से निकाला? इक्वेशन नंबर 2 से। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डालनी है। मतलब जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है वापस उसी में पुट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो उसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो उसमें पुट करने से होगा क्या? गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS, और आप आगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर करके, जैसे आप यहाँ पर देखो कि मैं इक्वेशन 2 में ही अगर x का वैल्यू डाल देता हूँ, तो इक्वेशन 2 में देखो x के जगह मैं लिखता हूँ 3 माइनस 2y, और ये x के जगह मैंने 3 माइनस 2y रख दिया और 2y रखा जैसे का वैसा, इज इक्वल्स टू 3। अब आप देखो प्लस 2y माइनस 2y कट गया, तो क्या आया? 3 इक्वल्स टू 3। अब आप आगे कैसे सॉल्व करोगे? आपको तो सॉल्व करना है, मतलब x और y का वैल्यू पता करना है, जो कि आप नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि आपने जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली वापस उसी में पुट कर दी। तो आपको क्या करना है, जिस इक्वेशन का यूज करके आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसको किसी दूसरे इक्वेशन में रखना है। मतलब कि 2 से वैल्यू निकाली तो 1 में रखो, 1 से निकाली तो 2 में रख दो। ओके, तो अब मैंने 2 से वैल्यू निकाली है तो मैं ये वैल्यू को कहाँ रखूंगा, 1 में। तो मैं यहाँ बोलूँगा पुट इन 1। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज मतलब अब इक्वेशन 1 का देखो क्या होने वाला है। तो जहाँ पर x रहेगा उसके जगह मैं रखूंगा 3 - 2y। तो 7 विल बी एज इट इज। यहाँ पे रखा मैंने 3 - 2y - 15y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, इसलिए इस मेथड का नाम क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन मेथड। Why? Because we have substituted the value of one variable by another variable, right? अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो इक्वेशन 1 था ये पूरा का पूरा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। हम 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 1 वेरिएबल का इक्वेशन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड का मोटिव क्या है कि हमको 2 वेरिएबल को कन्वर्ट करना है 1 वेरिएबल में बाय सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मेथड का नाम हुआ सब्स्टिट्यूशन। चलो अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं 7 से, तो 7 3 * 21 आएगा, माइनस 7 2 * 14 आएगा, y एज इट इज -15y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 21 उधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल्स टू के, तो माइनस हो जाएगा। तब तक हम इसको ऐड कर लेंगे, -14 - 15 विल बिकम -29y इज इक्वल्स टू 2 - 21। -29y इज इक्वल्स टू ये आएगा -21 में से 2 गया, कितना बचता है आपका 19। अब यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू बचेगा आपका 19 / 29। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता है तो ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 19 / 29। अब y की वैल्यू मिल गई, अब आपको x का वैल्यू ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू मिली ये इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, सो दैट आपको x का वैल्यू पता चल सके, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बोलोगे पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय y के जगह क्या रखा हमने 19 / 29। 3 - 2 19 सा होगा 38 / 29। अब यहाँ पे आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर होगा 29 3 सा, तो ये आएगा 87 - 38 / 29। अभी 87 में से 38 माइनस कर लो तो ये हो जाता है आपका 49 आई थिंक / 29। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की। अब आपने x भी पता कर लिया और y भी पता कर लिया, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे therefore the required solution is, पहले x का 49/29 कॉमा फिर y का 19/29। इस तरह से विदाउट यूजिंग ग्राफ हम लोगों ने x और y का वैल्यू पता किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी, जैसे कि सर यहाँ पर y की वैल्यू 3 में ही पुट करना ज़रूरी है क्या? नहीं, आप 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, 3 में भी पुट कर सकते हो, किसी में भी रखोगे तो आपको x का वैल्यू यही मिलेगा। फिर 3 में ही क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्टली आ जाता है, सिर्फ आपको y का वैल्यू रखने की ज़रूरत है। यहाँ रखोगे तो आपको 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, इसीलिए हमने उसको 3 में पुट किया। दूसरा, सर जहाँ पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है फिर वहाँ पे क्या करें? तो वहाँ पे चॉइस आपका रहेगा, आप जो चाहो। आपको लगता है कि मुझे x का वैल्यू y के फॉर्म में चाहिए तो वो आप बोलोगे कि मुझे y का वैल्यू x के फॉर्म में चाहिए, तो वो आपको लगेगा सर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज निकालनी है तो आप वैसा कर सकते हो, आपको लगेगा सेकंड से निकालना है तो आप वैसा कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि इजी कैसे जा सकता है, ठीक है। तो इजी ऐसे जाता है।
अब हम एक आधा एग्जाम्पल ऐसा देखेंगे कि जहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल देखा हुआ है, ये एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूँ, हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। तो आपने कहाँ देखा है ये आप खुद याद करो, मैंने सॉल्व एग्जाम्पल के वक्त आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन से इक्वेशन से वैल्यू निकालना है प्लस किसकी निकालना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालूँ और वो भी y की निकालूँ, तभी हमने x की निकाला था, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे पहले 2x को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x मैंने कर दिया। अब ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा क्योंकि y के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 3। आपने y की वैल्यू निकाल दी, यानी इस बार आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन में लेके जाओगे। अब ये किससे निकाला हमने, इक्वेशन 1 से, तो हमको किस में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 लिखते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइज, तो यहाँ आएगा 4x प्लस 6। अब यहाँ y के जगह पे मैं ये पूरा ब्रैकेट लिखूंगा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर 18, ठीक है। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, y के जगह हमने वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करते हैं, तो आप देखो 3 1 3 2 हो जाता है, 2 से ब्रैकेट खुल जाएगा, तो आएगा 4x प्लस 2 9 18 माइनस 2 2 4x इज इक्वल्स टू 18। अब ये पूरा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, देखते क्या आता है। 4x माइनस 4x 0x हो जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 18। अरे ये क्या हो गया, हमने तो 1 से वैल्यू निकाली थी और 2 में पुट करी। आपने कहा था सर कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं या सेकंड में से निकाल के सेकंड में ही रखते हैं तो ऐसा होगा, लेकिन अब तो आपने एकदम परफेक्टली किया, फिर भी ऐसा कैसे हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला आप इस इक्वेशन की पेयर को याद करो। हमने जब इसको ग्राफिकली सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि इसके जो ग्राफ आ रहे थे ये कोइंसिडेंट ग्राफ आ रहे थे, मतलब ओवरलैपिंग थे, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसलिए यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। यानी जब ऐसे इक्वेशन रहेंगे जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर आपका आंसर कभी भी यूनिक निकलेगा ही नहीं, x और y का वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे। अगर निकाल पाए तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और अगर इस तरह से आता है तो नॉन यूनिक हो गया, यानी कोइंसिडेंट लाइन आ गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। अब अगर ऐसे इक्वेशंस आते हैं कि जहां पर सॉल्यूशन ही नहीं निकलते, मतलब पैरेलल लाइन आ जाती है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे भी ऐसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS आएगा, ठीक है। 3 कंडीशंस हमने देखी थी, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन एंड नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो x और y आसानी से निकल जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। और अगर पैरेलल लाइन आनी है, मतलब कि नो सॉल्यूशन आने हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, और आप बोलोगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे x या y जो भी होगा वेरिएबल वो कैंसल आउट होके खत्म हो जाएगा। समझ में आया? सो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ 3.3 एक्सरसाइज, जो आपको इसी तरह से सॉल्व करनी है। और आप लोगों के लिए टास्क ये है कि मैं 3.3 के अभी सारे प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग मुझे इस वीडियो के नेक्स्ट डे पे एक तो कमेंट करके बताओगे कि आपको एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट्स है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वीडियो बना के डालूंगा, अदरवाइज मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीटली आ चुकी है, हम उसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, मतलब वो एक तो आपको आ गए, या दूसरा आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो दोनों में भी
पहला अगर आपको आ गया है तो बहुत ही अच्छा, अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो तो नुकसान आपका है। इन केस आपने वीडियो देखा है लेकिन होमवर्क नहीं किया है इसलिए आप डाउट नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं वही डाउट्स लूंगा जो मुझे लोग पूछेंगे और स्पेसिफिकली कमेंट करके। ठीक है, और नेक्स्ट फिर से मैं याद दिला दूं, आप लोगों के ईमेल आईडीज मुझे व्हाट्सएप पे आ जाने चाहिए। अभी तक मुझे 3-4 लोगों के ही आए हैं, उसके बाद फिर 15 जून से मुझे नहीं बोलना कि सर हम देख नहीं पा रहे हैं वीडियोस, बिकॉज आप लोगों ने मुझे ईमेल आईडी अभी तक के भेजी नहीं है। अब इस वीडियो के एंड में मैं 3.3 का स्नैपशॉट अटैच कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो एज यूजुअल, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, या उसके पहले अगर आप डाउट्स पूछते हो तो पहले एक्सरसाइज 3.3 के डाउट्स होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।